नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी विथ मी में। और समुच्चय का जो टॉपिक हमारे चल रहा था, इससे पहले 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ और तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे इन 5 बिंदुओं पे, और छठा बिंदु जो हमारा होगा वो लास्ट महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उन पे हम चर्चा करेंगे, जो कि प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं या उनके आने की संभावना है। इसके तहत हम उन कंटेंट पे ज़्यादा चर्चा करेंगे जो कि नेवी, एयरफोर्स और सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो इनमें कॉमन टॉपिक है उनकी चर्चा हम पहले करेंगे और जो अदर टॉपिक होंगे उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और जो सबसे पहला पार्ट हमने इसमें लिखा है 1 नंबर पे, वो है समुच्चयों का सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या होता है ये, उसके बारे में हम बात करते हैं 1 नंबर टॉपिक पे, समुच्चयों का सममित अंतर। इसे ए डेल बी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब होता है कि इसके इस समुच्चय के अंतर्गत वो अवयव आएंगे जो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का भाग होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए से बी का अंतर और बी से ए के अंतर दोनों का यूनियन जो है वो आएगा आपके सममित अंतर के अंतर्गत। तो इसका जो वेन डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार बनेगा आपके। ये यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं हम इसे, जिसके 2 सबसेट है ए और बी। अगर मैं बात करूं ए माइनस बी की, तो ए माइनस बी में ये भाग आएगा इधर वाला, और बात करें बी माइनस ए की, यदि ये ए है और ये बी है तो ये आएगा बी माइनस ए। तो हम कह सकते हैं कि जो छायांकित भाग है वो आपके ए डेल बी को दर्शाएगा, यानी इन दोनों के सममित अंतर को दर्शाएगा। इसको एक तरीके से और भी ज्ञात कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जो बीच का जो पार्ट हमने छोड़ा है वो ए इंटरसेक्शन बी है। कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी में से आपको सिर्फ क्या माइनस कर देना है, एन ए इंटरसेक्शन बी। जो पार्ट बचेगा वो होगा ए एन ए डेल बी के बराबर, दोनों के सिमेट्रिक डिफरेंस के बराबर होगा। 2 नंबर है असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट्स। कल हमने इंटरसेक्शन पढ़ा था पिछले वीडियो में। उसमें क्या था कि 2 समुच्चयों के इंटरसेक्शन में यानी सर्वनिष्ठ में वो अवयव शामिल होते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। यदि 2 समुच्चयों के कोई अवयव उभयनिष्ठ ही ना हो, तो ऐसी कंडीशन जब हमारे सामने आती है तो वो दोनों समुच्चय परस्पर एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, असंयुक्त या डिसजॉइंट। 2 नंबर जो हमारा टॉपिक है वो है असंयुक्त, असंयुक्त समुच्चय। तो इसमें क्या होगा कि ए और बी दो जो समुच्चय है इनका इंटरसेक्शन पार्ट यदि फाई मिल जाता है, अर्थात कोई इनमें इंटरसेक्शन पार्ट ना हो, तो उस कंडीशन में हम इसको कह सकते हैं कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक समुच्चय ए मान लेते हैं, ए ई आई ओ यू यानी स्वर, और समुच्चय बी मान लेते हैं एक्स, जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक एक व्यंजन है। तो हमें पता है कि अगर स्वर है तो वो व्यंजन नहीं हो सकता, व्यंजन है तो वो स्वर नहीं हो सकता। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन पार्ट लेंगे दोनों का, तो हमें क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों है वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे, असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। तो ये 2 टॉपिक क्लियर है। इसके बाद में तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके संबंध में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, कॉन्सेप्ट वाला। क्योंकि हम जब फॉर्मूला पढ़ते हैं तो उसमें केवल हम ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल पाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि ए यूनियन बी तथा ए इंटरसेक्शन बी के मैक्सिमम और मिनिमम मान यानी अधिकतम और न्यूनतम मान क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट कि ए यूनियन बी का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है। कोशिश करते हैं हम इसके 3-4 डायग्राम बनाने की, कि जैसे
ये मान लो आपका ए है, ये आपका बी है। एक संभावना ये हो सकती है कि दोनों डिसजॉइंट हो, अर्थात दोनों ही असंयुक्त समुच्चय हो, इनमें कोई भी पार्ट कॉमन नहीं हो। स्थिति फर्स्ट। उसके बाद में 2 नंबर स्थिति आती है आपके, मान लो इनमें कोई भाग कॉमन हो, स्थिति सेकंड। तीसरी कंडीशन आती है कि ये मान लो ये ए है, ये बी है, ये बी है, और तीसरी कंडीशन ये मान लेते हैं हम कि ये ए है और पूरा का पूरा बी इसके अंदर आ रहा है, अर्थात ये इसका सबसेट है, बी सबसेट ऑफ ए। और एक कंडीशन हम और मान लेते हैं, ये स्थिति 3 में आ जाएगी कि ये बी है और ये ए है। ये दोनों अथवा में आ सकती है कंडीशन, दोनों में से कोई सी एक। तो ये स्थिति हम इसको थर्ड नाम दे देते हैं, 3 नंबर स्थिति। अब यहां से हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने की। आप सब सोचिए कि यदि स्थिति फर्स्ट हमारे सामने होगी, दोनों डिसजॉइंट होंगे, उस कंडीशन में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये इस प्रकार आएगा, एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हम जानते हैं 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये वैल्यू आएगी, अर्थात जो मैक्सिमम से मैक्सिमम मान होगा वो स्थिति 1 में आपको मिलेगा, अर्थात सबसे अधिक जो मान मिलेगा वो आपको मिलेगा एन ए और एन बी के अवयवों का योग। इसका मतलब हो गया कि ये मैक्सिमम स्थिति आ गई, सबसे अधिकतम मान, यूनियन का सबसे जो मैक्सिमम मान है वो मुझे मिलेगा इस कंडीशन में, यानी स्थिति फर्स्ट में। अब बात करते हैं स्थिति सेकंड की। सेकंड का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब स्थिति 2 है, उसका फॉर्मूला बन जाएगा एन ए यूनियन बी बराबर बनेगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्ट। अब बात करते हैं स्थिति थर्ड, 3 नंबर स्थिति जो हमारी है। इन दोनों ही कंडीशन में कोई एक कंडीशन हम पढ़ लेते हैं, तो दूसरी आप जानते हो कि एक ही जगह आपको बी करना है। अगर स्थिति फर्स्ट की बात करें तो दोनों में इंटरसेक्शन जो पार्ट होगा वो बी होगा, क्योंकि जो छोटे से छोटा भाग है वो बी है। तो इस कंडीशन में हम स्थिति 3 का जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए आएगा प्लस एन बी आएगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी आएगा। अभी हमने देखा था कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट बी है, तो ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन बी। इस कंडीशन में एन बी से एन बी खत्म हो जाएगा, इसका मतलब है वैल्यू आएगी एन ए। एन ए का मतलब हो गया इन दोनों में मैक्सिमम मान कौन सा है, बी है या ए है, तो ए मैक्सिमम था तो ए आया। अब सपोज करो अगर स्थिति ये होती तो मैक्सिमम मान क्या आ जाता, बी आ जाता। तो हम कह सकते हैं कि अगर ए यूनियन बी हमें निकालना है तो सबसे अधिकतम जो मान होगा वो होगा एन ए प्लस एन बी, अर्थात कंडीशन होगी दोनों डिसजॉइंट सेट्स होने चाहिए, ये भी हमें याद रखना है। और मिनिमम से मिनिमम जो वैल्यू होगी वो हमें याद रखनी है कि ए है या बी, दोनों में से कोई एक है वो दूसरे का सबसेट हो, और जो बड़ा होगा वो मिनिमम वैल्यू में आएगा। तो ये 3 स्थितियां हमारे सामने हैं। दूसरी स्थिति है, ये कॉमन स्थिति है जो काम नहीं आएगी मैक्सिमम और मिनिमम में। इसका मतलब है ये 2 स्थितियां जो फर्स्ट और थर्ड है ये हमें याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें अब हम देखेंगे कि फॉर्मूलों के रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि एन ए यूनियन बी, मैक्सिमम क्या हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है। तो मिनिमम मान में लिख सकता हूं एन ए और एन बी में से, यानी ये जो वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी, और ये मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि इन दोनों में से जो बड़ा होगा, इन दोनों में से जो बड़ा होगा, चाहे ए बड़ा है तो ए, बी बड़ा है तो बी, उस कंडीशन में ये मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगी। मैक्सिमम इन दोनों का लेना है लेकिन वैल्यू आएगी जो मिनिमम आएगी, और मैक्सिमम मान होगा एन ए प्लस एन बी। जब ये कंडीशन आएगी ए इंटरसेक्शन बी आर इक्वल टू 5, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ए यूनियन बी का मिनिमम और मैक्सिमम मान क्या होगा। तो
मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम अगली जो चर्चा है वो करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी की वही 3 स्थितियां ले लेते हैं हम। ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं, ये था ए यूनियन बी के लिए। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसमें क्या हो सकता है, कौन कौन सी स्थितियां बन सकती है। वही स्थिति फर्स्ट की चर्चा करते हैं कि जब दोनों ही बराबर है, असंयुक्त है। जब दोनों ही असंयुक्त है इसका मतलब हम सब जानते हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट होगा वो होगा फाई। फाई का मतलब हो गया इसमें एक भी अवयव विद्यमान नहीं होगा, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 0। तो ये ए ये बी, स्थिति फर्स्ट। स्थिति सेकंड, हमें पता है कि स्थिति सेकंड अगर आएगी तो भी उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हम स्थिति थर्ड की बात करते हैं सीधे 3 नंबर स्थिति की, कि ये ए है और ये इसके अंदर पूरा का पूरा बी है, या ये बी है इसमें पूरा का पूरा अंदर ए है। हमें पता है इन दोनों कंडीशन में जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इस कंडीशन में जो इंटरसेक्शन हमें प्राप्त होगा वो आपके आएगा बी, और इस कंडीशन में दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। बी के समस्त अवयव ए में विद्यमान है तो इनका इंटरसेक्शन पार्ट बी हो गया। तो मैं इस स्थिति में कह सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी आएगा और यहां ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए आएगा। इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन होगी, पीछे वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम मान आया था, इस क्वेश्चन में मान आएगा मिनिमम, जो छोटा मान है वो मान लेंगे। तो अर्थात बड़े से बड़ी वैल्यू तो आ रही है बी या ए और छोटे से छोटा मान आ रहा है 0। तो हम ये कह सकते हैं बराबर एन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए। ये दोनों ही मिनिमम वैल्यू है, तो इसका मतलब हो गया कि एन ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान कम से कम होगा 0, जो असंयुक्त यानी डिसजॉइंट। पीछे वाले क्वेश्चन में भी डिसजॉइंट वाला वैल्यू मैक्सिमम था और इसमें दोनों में से छोटा मान कौन सा है वो हमें लेना है मिनिमम। एन ए छोटा है तो ए लेना है, एन बी छोटा है तो बी लेना है। तो ये है आपके एन ए इंटरसेक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, कि इसका मान कम से कम ये हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन है जो हम सीट में डिस्कस करेंगे, उस समय मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का है। अब आगे चलते हैं हमारे चौथे टॉपिक की ओर, 4 नंबर क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। 4 नंबर जो हमारा टॉपिक है वो है क्रमित युग्म। क्या होता है क्रमित युग्म? फिर जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो समुच्चय होते हैं, 2 समुच्चय होते हैं, यदि उनमें अवयव समान है लेकिन क्रम अलग अलग है तो वो समान समुच्चय कहलाते हैं। दूसरी चीज कोई रिपीट नहीं होता है, क्रम का महत्व नहीं होता है समुच्चय में, हमने पहले पढ़ा है। और जैसे मैं लिखता हूं 1 2 और 3, या मैं इसको 3 2 3 1 या 3 2 1 लिखता हूं, तीनों ही कंडीशन में समुच्चय बराबर होगा। लेकिन कुछ समुच्चय ऐसे होते हैं जिनमें ऑर्डर्ड का मतलब एक विशेष स्थान होता है, अगर हम उनके ऑर्डर पेयर को चेंज करते हैं तो वैल्यू भी बदल जाती है, उन्हें बोलते हैं क्रमिक युग्म। उनको छोटे कोष्टक में लिखा जाता है, जैसे मैंने लिख दिया 1 और 2 क्रमिक युग्म। अगर मैं इसको 2 और 1 लिखना चाहूं तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे क्रमिक युग्म। प्रथम अवयव प्रथम स्थान पे ही रहेगा, द्वितीय अवयव द्वितीय स्थान पे ही रहेगा। दूसरी चीज क्रम का महत्व होगा, तो ऐसे समुच्चय जिनमें क्रम का महत्व हो उन्हें क्रमित युग्म कहते हैं। 3 भी हो सकते हैं, 1 2 3, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो वो स्थिति पे डिपेंड करता है। तो इन्हें हम कहते हैं क्रमित युग्म, जिनमें क्रम का महत्व होता है। इसके बाद बात करते हैं कार्तीय गुणन, जो लास्ट टॉपिक था हमारा इस चैप्टर का, 5 नंबर कार्तीय कार्टेशियन गुणन, क्रॉस गुणा भी कह सकते हैं इसको, कार्तीय गुणन। दो या अगर हम बात करें 2 समुच्चय को अगर हम लेके उनका कार्तीय गुणनफल ज्ञात करना चाहें तो वो उन क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा जिन क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव
प्रथम समुच्चय से लिए जाएंगे और द्वितीय अवयव द्वितीय समुच्चय से लिए जाएंगे। जैसे ए है, मान लो ए और बी, और बी एक समुच्चय है जिसमें है 1, 2 और 3। अगर मुझे ए क्रॉस बी ज्ञात करना है, जैसे आप बाकी संख्याओं का गुणा करते हो वैसे यहाँ गुणा नहीं करना है, बस जो गुणा आपको लग रहा है ये इससे होगा उसको हमें कोष्टक के अंदर क्रमित युग्म के रूप में लिखना है। सबसे पहले इसका एलिमेंट हम लेंगे ए। ए के साथ अगर ये गुणा होता तो मैं ए का पहले गुणा ए के साथ करता, तो मुझे ऐसे लिखना है ए कोमा 1 और इसको क्रमित युग्म के रूप में लिखना है। उसके बाद में ए 2 के साथ तो मुझे ऐसे लिखना है ए कोमा 2, फिर ए 3 के साथ ए कोमा 3। इसके बाद आगे कोई अवयव है नहीं तो हम एक को छोड़कर बी पे आएंगे, बी फिर वापस एक के साथ, बी 2 के साथ, बी 3 के साथ। इस प्रकार एक समुच्चय का निर्माण होगा जो विभिन्न क्रमित युग्मों का एक संग्रह होगा। इन क्रमित युग्मों का जो प्रथम अवयव है, प्रथम अवयव वो प्रथम समुच्चय से होगा, हमेशा याद रखना। और इन क्रमित युग्मों का जो द्वितीय अवयव है वो हमेशा द्वितीय समुच्चय से होगा। अगर इनमें से किसी भी एक का क्रम बदल दिया जाए तो फिर यहाँ पे ए क्रॉस बी परिभाषित नहीं होगा। इसके साथ एक बात और ध्यान में रखनी है, ए के अंदर थे 2 अवयव, बी के अंदर थे 3 अवयव, और हम जब ए क्रॉस बी की बात करते हैं तो इसमें टोटल अवयव है 6। तो इसका मतलब हो गया एन ए क्रॉस बी में यदि ए में m अवयव है, बी में n अवयव है, तो इसके अंदर होंगे m क्रॉस n अवयव। अर्थात किसी भी समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल के अंदर जो अवयव होंगे वो उनकी संख्या है वो उन दोनों समुच्चयों के अवयवों के गुणनफल के बराबर होगी। अर्थात हम इसकी कोटि भी कह सकते हैं m क्रॉस n। तो ये थे आपके कार्तीय गुणनफल। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और बच जाता है, ये है आपके द मॉर्गन नियम। द मॉर्गन नियम क्या है? हमने वेन आरेख पढ़े थे जिसमें जो आयताकार आकृति थी वो यूनिवर्सल सेट को दर्शाती थी और उसके अंदर छोटे छोटे जो उसके उपसमुच्चय होते थे उनको वृत्तों के माध्यम से हम दर्शाते थे। द मॉर्गन नियम मुख्यतः 2 नियम हमें बताता है कि यदि ए यूनियन बी है और इसका हमें पूरक अगर ज्ञात करना है, ए यूनियन बी का हमें पूरक ज्ञात करना है, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। ये ठीक उसी प्रकार हम इस नियम को समझ सकते हैं कि ये जो यूनियन का चिन्ह है वो बदल गया आपके इंटरसेक्शन में, यूनियन का चिन्ह है वो इंटरसेक्शन में बदल गया और यहाँ पे ए का और बी का अलग अलग पूरक आ गया। आपको याद होगा हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो उसमें ए और बी का जब हम इनवर्स ज्ञात करते हैं तो बी का इनवर्स पहले खुलता है, ए का इनवर्स बाद में खुलता है। चूंकि मैट्रिक्स है वो क्रम विनिमय का पालन नहीं करती है, लेकिन हम जानते हैं कि जो यूनियन या इंटरसेक्शन होता है वो क्रम विनिमय का पालन करता है। तो ये जो चिन्ह है यहाँ पे इनवर्स का था, यहाँ पे सी अर्थात आप ये कह सकते हो पूरक का है। तो ये दोनों पहले बी का फिर ए का, लेकिन चूंकि क्रम विनिमय का पालन करते हैं तो चाहे ए पहले लिखो चाहे बी पहले लिखो। तो एक तो आपको ये नियम याद रखना है और दूसरा आपको याद रखना है कि अगर इंटरसेक्शन का चिन्ह हो तो उस कंडीशन में ए यूनियन बी बन जाएगा आपके। तो ये थे आपके द मॉर्गन नियम। इसको वेन डायग्राम से अगर हम समझें तो कुछ इस प्रकार है। अगर मैं इधर वाला पक्ष बनाना चाहूं तो ये आपके ए, ये आपके बी, दोनों का यूनियन, मान लो ये दोनों का यूनियन जो गोलों वृत्ताकार आकृति उसके अंदर यूनियन दिख रहा है, उसका हमें पूरक लेना है। तो पूरक जो होगा वो इस प्रकार आएगा आपके, ये है आपके ए यूनियन बी का पूरक। आरएचएस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ए का पूरक, ये रहा ए आपका, इसका पूरक, जोड़ना है, इंटरसेक्शन करना है। बी का पूरक, बी को छोड़कर,
अगर दोनों का इंटरसेक्शन ले तो आप ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है तो ये नहीं लिया जाएगा, ये पार्ट इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लिया जाएगा। लेकिन एक पार्ट ऐसा है जो दोनों में है, वो इस प्रकार आएगा आपके, जो बाहर वाला भाग है, जो इस चित्र में दर्शाया गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये दायां पक्ष और बायां पक्ष है आपस में, बायां और दायां पक्ष आपस में बराबर है। इसी प्रकार हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। तो ये था आपका द मोर्गन नियम, इसके तहत भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे इसके समुच्चय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उनकी सीट। तो जितने भी जो 40-50 क्वेश्चन है वो या तो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं या आने की संभावना है। तो एक बार ध्यान से उनको देखिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन में समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर घंटी के जो चिन्ह है उसको जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको जितने भी आगे के वीडियो में उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे।